Hello students, I am Ajit Verma in front of you, and in today's tutorial I will take a very important topic, which is types of research, the different types of research. And in the previous tutorials I have already discussed about the meaning of research, its concept, significance and objectives. So if you have not seen, kindly go through all the tutorials on my YouTube channel. So in this particular tutorial I will talk about the following kinds of research which you can see on the screen: descriptive, analytical, applied, fundamental, quantitative, qualitative, conceptual, empirical, and apart from them, different kinds of research are also there, like one-time research, longitudinal, diagnostic, exploratory, and experimental. The way I have written is like you may find it in a different way in your books, but it doesn't matter. The only task is to understand them in a better way. So first I will be taking the descriptive kind of research. देखिए डिस्क्रिप्टिव जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, द फोकस इज ऑन डिस्क्राइबिंग द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट. इस तरीके की रिसर्च में जनरली जो रिसर्चर है वो अपने सामने जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस सिचुएशन में हो रही हैं, उसको डिस्क्राइब करता है. इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च, एंड द मेजर पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज टू डिस्क्राइब द situation or the affairs which exist in front of you. Sometime it may also be known as the fact finding kind of research. The way you describe it depends person to person or researcher to researcher, and the same topic can be taken by many of the people, and the only difference that may come across is the way of describing the things. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मार्केट में अगर आप कंजप्शन पैटर्न स्टडी कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पर, सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ आपका टास्क है उस चीज़ को डिस्क्राइब करना. तो आप डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बिहाफ पे यू विल बी डिस्क्राइबिंग दैट व्हाट इज़ द कंजप्शन लेवल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. इसके बाद है एनालिटिकल रिसर्च. एनालिटिकल रिसर्च, as the name suggests you, is based on analysis. In such kind of research you already have the collected data. In other words, I can say that these research are based on the secondary data, and mostly you have all the data available with you. The only task which is there in front of you is to analyze the data in a way so that different kinds of interpretation you may come across with that data. For example, if you have the balance sheet of two different companies for a particular year, for instance Maruti Suzuki and Tata, so अगर आपके पास दोनों की बैलेंस शीट है 2020-21 की या 19-20 की, और उस डेटा को एनालाइज करके आप दोनों ही कंपनीज की स्टेट पता लगाना चाहते हैं, दैट विच कंपनी इज़ इन अ मोर प्रॉफिटेबल सिचुएशन और इन अ सिचुएशन ऑफ लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें अगर आप निकालते हैं, सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ एनालिटिकल रिसर्च. डेटा को किसी भी तरीके का हो सकता है, मगर डेटा पे जो एनालिसिस कर रहे हैं आप, वो एक उदाहरण है एनालिटिकल रिसर्च का. इसके बाद जो कैटेगरी हमने ली थी दैट इज़ अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च. तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की. देखिए अप्लाइड नाम से ही समझ में आ रहा है कि अप्लाई जहाँ पर हम कर रहे हैं इस चीज़ को. तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ज़्यादातर बिजनेस फील्ड्स में हमारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें तुरंत के तुरंत, जिनका हमें सॉल्यूशन ढूंढना होता है, रेक्टिफाई करनी होती हैं. सो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन दीज रिसर्च आर वेरी टाइम बाउंड एंड दे हैव टू बी कंप्लीटेड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, तो बिजनेस चलते हुए ही आपको वो रिसर्च एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी होती है. इस तरीके की रिसर्च जनरली अप्लाइड रिसर्च कहलाती है. और ज़्यादातर इन क्षेत्रों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, टेक्नोलॉजी फील्ड में इस तरीके की रिसर्च आपको मिलती हैं देखने के लिए. यहाँ पर लाइव डेटा कलेक्ट किया जाता है, सिचुएशन आपके सामने होती है, टाइम बाउंड होती हैं, और इनको आपको तुरंत कंप्लीट करके उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अप्लाई करने होते हैं ताकि आप उस सिचुएशन से ओवरकम हो सकें. जैसे कि इस समय कोरोना पैंडमिक में यू कैन से दैट देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन, there is a crisis of vaccine and certain injections which are needy
फॉर द पेशेंट्स. सो डिमांड एंड सप्लाई का कहीं ना कहीं यहाँ पर काम है. इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, तो जितनी डिमांड है और किस तरीके से हम सप्लाई को मैच करें ताकि सब तक, या जो नीडी हैं ज़्यादा जिनको ज़रूरत है उन तक वो चीज़ें पहुँच पाएँ. तो इस तरीके की रिसर्च अगर कहीं पर हो रही है तो वो अप्लाइड रिसर्च में काउंट होगी, क्योंकि उसे तुरंत से तुरंत कंप्लीट करना है और हमें उसके रिजल्ट्स को यूज़ करना है. मार्केटिंग में, इवैल्यूएशन रिसर्च में कहीं ना कहीं इसका यूज़ रहता है. फिर बात आ रही है फंडामेंटल रिसर्च की. फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं. और जिस तरीके का नाम है इसका कि इट गिव्स अ बेस टू द टू अवर नॉलेज. जनरली जो नॉलेज को बढ़ाने के लिए रिसर्च की जा रही है वो फंडामेंटल रिसर्च है. सो इट विल एड ऑन टू अवर एग्जिस्टिंग नॉलेज. बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं जो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर जो बच्चे साइंस के हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं, आप न्यूटन्स के लॉ का इस्तेमाल करते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक्स में बात करते हैं, आप आइंस्टीन की थ्योरी E=mc² की बात करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो फंडामेंटल्स दिए गए हैं ये यूज़ करके हम और सारे डेरिवेशंस आगे के करते हैं. अगर ये फंडामेंटल रिसर्च नहीं की गई होती या ये फंडामेंटल्स हमारे पास नहीं होते तो हम आगे की रिसर्च भी नहीं कर पाते. तो ये फंडामेंटल रिसर्च का उदाहरण है. इसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट में बात करें तो हेनी फोयल के प्रिंसिपल्स, जो आप कहते हैं 14 प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो अगर देखा जाए तो फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है. फिर बात आ रही है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च की. क्वांटिटेटिव जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटी के टर्म्स में बात होती है और बहुत बड़े अमाउंट में डेटा बेस्ड रिसर्च ये होती हैं क्वांटिटेटिव. जैसे अगर मैं इंडिया में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे स्टडी कर रहा हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन अ सर्टेन ईयर इन इंडिया, तो ये जो स्टडी है कहीं ना कहीं ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ और कितना क्विंटल या कितना केजी किसी पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं मेरे रिसर्च का पार्ट होगा, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा. क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन दी अदर हैंड आर दोज रिसर्च विच टॉक्स अबाउट द क्वालिटेटिव फिनोमिना, स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जैसे सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर या एम्प्लॉइज, मोटिवेशनल लेवल, ठीक है, मोराल ऑफ समवन, क्वालिटी चेक्स. तो ये कुछ ऐसे रिसर्च हैं जहाँ पर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. ऑनेस्टी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, इनको हम बिल्कुल एक्यूरेटली नंबर्स में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर. तो ऐसी रिसर्च जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएंगी. लेकिन यहाँ पर भी हमारा टास्क होता है कि हम किसी स्केल के माध्यम से इन सभी वेरिएबल्स को, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नंबर्स में लिख लें. ठीक है, वो कैसे किए जाते हैं वो सब हम आगे के ट्यूटोरियल्स में भी जब बात करेंगे, तो क्वेश्चनर की बात करेंगे, लिकर्ट स्केल की बात करेंगे, वहाँ मैं आपको क्लियर करूँगा. इसके बाद बात आती है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च. कॉन्सेप्चुअल, अगेन नाम से ही आपको पता लग रहा है, इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स. देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है और कॉन्सेप्ट्स जनरली इस रिसर्च में पहले बनाए जाते हैं और उसके बाद थ्योरी इसकी डेवलप की जाती है, उसको फिर टेस्ट किया जाता है. तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको लेके आप थ्योरी और फिर टेस्टिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन का आपने उदाहरण सुना होगा. न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड सडनली an apple falls down. So a concept came into his mind that why the apple comes down, why not it goes up. So with that concept he worked and he came to the conclusion that everything is attracted towards earth and that is only because of the gravitational force.
जिस पे काम किया गया और बाद में इसकी कैलकुलेशंस की गई तो जी की वैल्यू फाइंड आउट की गई। इस तरीके की रिसर्च कहलाएंगी कंसेप्चुअल रिसर्च। फिर आती है बात एम्पेरिकल रिसर्च की। एम्पेरिकल रिसर्च डेटा बेस्ड रिसर्च होती है और यहाँ पर मुख्यतः प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। यानी कि इस तरीके के रिसर्च में ज़्यादातर सर्वे या क्वेश्चनर के बिहाफ पे डेटा कलेक्शन किया जाता है, लाइव फर्स्ट हैंड डेटा, और उसके बेस पर इन रिसर्च को कंप्लीट किया जाता है। जो ज़्यादातर कंपनीज एम्पेरिकल रिसर्च कंडक्ट करती हैं, मार्केट में लाइव सर्वे करती हैं, कस्टमर से रिलेटेड, एम्प्लॉइज से रिलेटेड डेटा मार्केट से कलेक्ट किया जाता है और उस रिसर्च को कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद जो हमने बात की थी अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च की, जिसमें वन टाइम रिसर्च, ये जनरली नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ही बार ये रिसर्च की जानी है और उसके बाद इसको रिपीट हमें नहीं करना है। तो बहुत सी ऐसी रिसर्च होती हैं जो वन टाइम रिसर्च होती हैं। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया और उसके सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड आपने कोई रिसर्च कंडक्ट करी, वो एक ही बार है क्योंकि प्रोडक्ट एक बार लॉन्च हुआ है और उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई ऑर्गेनाइजेशन में और उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने कोई रिसर्च करी और उसका समाधान आपको मिल गया, उसके बाद वो रिसर्च क्लोज हो गई। तो ये वन टाइम रिसर्च जनरली कहलाएंगी। इन्हीं को हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च भी कहते हैं, जो एक ही बार स्टडी की जा रही है। इसके बाद जो दूसरी रिसर्च आती है वो आती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आर दोज विच एक्चुअली वी स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीटेडली अलग अलग टाइम पीरियड्स में स्टडी करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने अगर सुना हो, जैसे ज़्यादातर दवाइयों पर ये लिखा होता है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ दिस मेडिसिन इज़ इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, इट मे कॉज दिस दिस दिस। तो वो कैसे पता लगा कि 5 साल या 10 साल इस दवा के यूज़ करने के बाद हमें ये डिजीज़ होने की आशंका रहती है? क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको साल दर साल स्टडी किया है। तो पेशेंट्स को, सर्टेन पेशेंट्स के ग्रुप को, मान लीजिए कोई दवा दी जा रही है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोई दवा आपने दी है, तो वो दवा 1 साल तक लगातार दी जा रही है, तो उससे और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स। 2 साल तक दी जा रही है, 3 साल तक दी जा रही है, तो आप साल दर साल आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वो सेम ही है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आप हर साल ड्राइव कर रहे हैं कि 1 साल तक दी गई तो क्या रिजल्ट्स हैं, 2 साल तक लगातार दी जा रही है तो क्या रिजल्ट है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का पार्ट है, क्योंकि आप तभी इन चीज़ों का पता लगा पाएंगे कि एक समय में जो चीज़ या रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, तो कुछ साल बाद आपके सामने क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सैम्पल यहाँ पर आपका कॉमन भी रह सकता है, ज़्यादातर रिसर्च में ये कॉमन रखा जाता है, लेकिन अगर ज़रूरी हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसको कॉमन ही रखा जाता है। सैम्पल इज़ कॉमन, रिसर्च को रिपीट बार बार किया जाता है। फिर आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सप्लोर करना। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च होती है और ये नए इंसाइट्स ढूंढने के लिए किसी डेटा पर या किसी मार्केट पे ये रिसर्च की जाती है। किसी सिचुएशन को किसी अलग अलग एंगल से एक्सप्लोर किया जाता है जो अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया। तो जनरली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में और एक्सप्लोरेटरी में लोग कंफ्यूज रहते हैं। डिफरेंस यही है कि डिस्क्रिप्टिव में हम वो चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं जो हमारे सामने हो रही है, और एक्सप्लोरेटरी में किसी पर्टिकुलर समस्या को या सामने जो चीज़ हो रही है उसको हम नए एंगल से, नए वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बात आ रही है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दे आर ऑल्सो नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज़। ज़्यादातर साइंटिस्ट इस रिसर्च को फॉलो करते हैं और यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लेके चलते हैं। वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है, आपके रिसर्च में क्या चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है सॉरी, आप क्या करेंगे उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप जनरली यहाँ पर स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। फिर बात आ रही है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च भी नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हिस्टोरिकल या हिस्ट्री को रिवील करने वाली रिसर्च है वो हिस्टोरिकल रिसर्च है। जैसे सर्टेन मॉन्यूमेंट्स या आर्कोलॉजिस्ट जो रिसर्च करते हैं
आपको कैसे पता लगा कि ताजमहल कितना पुराना है, हिस्ट्री में पीछे क्या होता था, अशोक सम्राट के समय में क्या होता था, लैंग्वेज का क्या मतलब था, कौन से क्वाइन चलते थे, तो ये सब हमें कैसे पता लगा? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल एविडेंसेस विच आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस, और जो आर्कोलॉजिस्ट ने या जो हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है अपनी अपनी रिसर्च में, उसके द्वारा हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिली है हिस्ट्री के रिगार्डिंग। लास्ट है इसमें डायग्नोस्टिक रिसर्च, जिसमें जो मकसद रहता है वो है डायग्नोज करना। जनरली ये डॉक्टर्स के द्वारा ली जाती है, और डॉक्टर्स किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने देखिए सिम्टम्स होते हैं, और इन सिम्टम्स को लेके हमें प्रॉब्लम तक पहुँचना होता है। जनरली अभी तक सारी रिसर्च में हम प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिम्टम्स को लेके या जो प्रॉब्लम से जो अफेक्ट्स हैं हमारे सामने उसको लेकर हम एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसका नाम है डायग्नोस्टिक रिसर्च। उम्मीद है आपको ये रिसर्च समझ में आई होंगी। थैंक यू।